गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। आज का एपिसोड विशेष तौर पर भू आकृति से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर आधारित है, जिसके अंतर्गत पुनः हम कुछ प्रमुख स्थलाकृतियों की चर्चा करेंगे तथा कुछ प्रमुख भूगोलवेत्ताओं की चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, लिखा गया है मशरूम भू आकृति पाई जाती है। तो जो मशरूम भू आकृति होती है इसी को कहते हैं छत्रक शिला। क्या कहते हैं? छत्रक शिला। और यह जो आकृति है विशेष तौर पर कह सकते हैं वायुड़ प्रक्रम के द्वारा बनाई जाती है और अपर्दन प्रक्रिया से बनती है। तो कह सकते हैं वायुड़ प्रक्रम या जिसको कहते हैं आयोलियन प्रोसेस। तो आयोलियन प्रोसेस के अपर्दन जनित स्थल रूपों के अंतर्गत आती है मशरूम या छत्रक शिला, जो विशेष तौर पर कहाँ पर पाई जाती है? तो जो रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं वहां पर पाई जाती है। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा सहारा का मरुस्थल। यहाँ पर पाई जाती है छत्रक शिला या मशरूम जैसी भू आकृति, जो कैसी है? अपर्दन जनित है। और किसके माध्यम से? वायुड़ प्रक्रम के माध्यम से। अगला प्रश्न लिखा गया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो स्टेटमेंट लिखा है और बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। पहला लिख रहा है तर्क हिमानी घाटी के ऊपरी छोर पर पाई जाती है। तो ये बात पूरी तरीके से सही है, क्योंकि जहां पर भी हिमानी प्रक्रम होता है तो जो शीर्ष वाला पार्ट होता है वहां पर सबसे पहले जो अपर्दन जनित प्रक्रिया होती है, सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है उसका नाम है सर्क, और इसी को कहते हैं हिमगह्वर। और इसी के अन्य रूपों में आपको देखने को मिलता है एरिटी है, हार्न है, कोल है, वर्गसुंड है। ये सारी स्थलाकृतियां इसी के तहत आती हैं और इसी में टार्न झील भी पाई जाती हैं। तो पहला तो स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा लिखा है स्विस आल्प्स की चोटी, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अर्थात एक कह रहा है कि जो स्विस आल्प्स का एक चोटी है यहाँ पर सर्क हिमानी पाई जाती है, इसी की बात कर रहा है। तो इसका तात्पर्य है कि यह भी सही है। तो पहला भी स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, अर्थात यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण डायोस्ट्रॉफिक अर्थात जिसको हम कहते हैं पटल विरूपणी संचलन, क्या कहते हैं इसी को? इसी का नाम देते हैं पटल विरूपणी संचलन। तो पटल विरूपणी संचलन से कौन सी स्थलाकृति नहीं बनती है? तो पटल विरूपणी संचलन में दो प्रकार के संचलन होते हैं, एक महादेश जनक बल होता है और एक होता है पर्वत निर्माणकारी बल। तो चाहे जिसकी भी बात करें उसमें मोड़दार पर्वत की बात आती है, दरार की बात आती है, उत्थान की बात आती है, लेकिन घाटी की बात कहीं नहीं की जाती है। जो घाटी की चर्चा है ये कहीं न कहीं वाह्य प्रक्रम का परिणाम है, अर्थात यह अनाच्छादन और अपर्दन के परिणाम स्वरूप हमको देखने को मिलती है, अर्थात इसका संबंध पटल विरूपणी से नहीं है। अगला प्रश्न लिखा गया है यहाँ पर, हवा के द्वारा मरुस्थलीय धूल कण के जमाव से जो मैदान बनता है उसका नाम है लोएस। तो सेमी एरिड रीजन में जो भी कह सकते हैं कि धूल के कण या अवसाद से हवाओं के द्वारा जिनको एक स्थान पर लाकर डिपॉजिट किया जाता है उससे जो मैदान बनता है उसको कहते हैं लोएस मैदान। और यह काफ़ी उपजाऊ होता है और इसका ज़्यादातर विस्तार आपको देखने को मिलता है चीन में। कहाँ पे मिलता है? चीन में, जो उत्तरी और पूर्वी चीन है, जो हुआंगहो रिवर बेसिन है वहाँ पर ये आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला यहाँ पर लिखा है कारण, लोएस में रेवाइंस का निर्माण होता है। लोएस में रेवाइंस का निर्माण होता है, इसके विषय में लिख रहा है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो स्पष्ट रखिएगा, जो लोएस होता है यह एक प्रकार से काफ़ी कोमल संरचना से बनी हुई स्थलाकृति होती है, तो इसलिए यहाँ पर रेवाइंस का निर्माण हो जाता है। रेवाइंस मतलब होता है एक बीहड़ भूमि होती है, अर्थात जैसे चंबल घाटी ने एक बीहड़ भूमि का निर्माण किया है, तो बीहड़ भूमि को ही हम लोग रेवाइंस कहते हैं। तो यह लोएस के क्षेत्र में ज़्यादातर देखने को मिलता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं हमारा कथन भी सही है, कारण भी सही है, और यहाँ पर कथन का स्पष्टीकरण कारण के माध्यम से किया जा रहा है। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला लिखा गया है अस्पर होता है। अस्पर भी एक प्रकार से नदी अपर्दन के द्वारा ही बनाई जाने वाली स्थलाकृति है, लेकिन ये तब बनाई जाती है जब किसी पठार का कटाव होता है। क्या होता है? जब किसी पठार का कटाव होता है। जैसे मान लेते हैं यह एक उच्च भूभाग है, यह पठारी क्षेत्र है भारत का, और इस पठारी क्षेत्र से
जब कोई नदी इस मैदानी क्षेत्र की तरफ उतरती है, जैसे बेतवा है, केन है, सिंध है, ये नदियाँ जब उतरती हैं मैदान की तरफ, तो यह इस पठार का कटाव करती हैं। इस पठार का जब कटाव करती हैं तो यहाँ पर जो कटाव हो गया ये तो बात दूसरी, लेकिन जो ये भाग कह सकते हैं अपरदन से रहित है, जहाँ पर कटाव नहीं हुआ है, इसी को कहते हैं इस पर। क्या कहते हैं? इस पर कटाव रहित संरचना है किसका? पठार का। तो नदियाँ क्या करती हैं? पठार को काट करके मैदानी क्षेत्र में उतरती हैं, लेकिन दो कटाव के मध्य में जो खड़ी दीवार जैसी संरचना रह जाती है उसी को कहते हैं अस्पर। और अस्पर तथा डाइक का हम लोग प्रयोग करते हैं जब बाढ़ नियंत्रण के दृष्टिकोण से, या नदियाँ जब विसर्पण करती हैं तो उस विसर्प को रोकने के लिए हम लोग नदियों के मियांडर पर या तो यहाँ पर अस्पर की संरचना बना देते हैं या तो डाइक की संरचना बना, जिससे नदियों का कटाव रुक जाए। तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर डाइक बना देते हैं कहीं पर, तो कहीं पर इस पर बना देते हैं। जबकि डाइक जो है यह एक प्रकार से ज्वालामुखी की प्रक्रिया से संबंध रखने वाली स्थलाकृति है, और इस पर जो है नदी अपर्दन के द्वारा निर्मित होने वाली स्थलाकृतियाँ हैं, लेकिन यह पठारी क्षेत्र में ही निर्मित होती हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन रेखीय प्रतिरूप में नहीं पाया जाता है? तो रेखीय प्रतिरूप में आपको स्वतः पता होगा कि जो गोखुर झील है यह रेखीय प्रतिरूप में हो ही नहीं सकती है, क्योंकि गोखुर झील की जो स्थलाकृति है कुछ इस प्रकार से अगर बन रही है तो यह रेखीय हो ही नहीं सकती। अगर नदी का किनारा देखें तो वह रेखीय आकार में होता है, नदी वेदिका का भी किनारा रेखीय आकार में होता है। काष्ठ क्षेत्र की जो नदी का किनारा होता है यह भी रेखीय क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन जो गोखुर झील है यह कभी भी रेखीय क्षेत्र में हो ही नहीं सकती, क्योंकि गोखुर झील का तात्पर्य ही है कि यह एक मियांडर बनाती है। इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला लिखा गया है प्रश्न यहाँ पर कि गोखुर, यहाँ पर लिखा है आंतरिक नदियों द्वारा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में निर्मित झील निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? क्या कह रहा है? आंतरिक नदियों द्वारा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में, तो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो झील बनाई जाती है उसके विषय में पूछ रहा है। तो उस झील का नाम है प्लाया झील। क्या नाम है? प्लाया झील। हमने कहा सेमी एरिड रीजन में जो झील पाई जाती है उस झील का नाम होता है प्लाया झील। क्या होता है? प्लाया झील। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, वर्गसुंड स्थलाकृति किस प्रक्रम से संबंधित है? तो यह हिमानी प्रक्रम से है, और हिमानी प्रक्रम की अपर्दन जो प्रक्रिया होती है जिसके परिणाम स्वरूप हमको सर्क मिलता है, और उसी सर्क का परिणाम होता है जब हम कह सकते हैं हॉर्न की संरचना देखते हैं, तो हॉर्न का ही एक पार्ट कह सकते हैं, उसी को हम अन्य दृष्टिकोण से जो नाम देते हैं वो वर्गसुंड भी नाम देते हैं। क्या देते हैं? वर्गसुंड। तो वर्गसुंड आपके सर्क का ही जो हॉर्न है उसी को हम एक अलग प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। तो कह सकते हैं इसका संबंध कहीं ना कहीं हिमानी प्रक्रिया से ही संबंध रखता है और अपर्दन जनित प्रक्रिया से संबंध रखता है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? तो जो अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति होती है जो खास करके डिपोजिशनल प्रोसेस से बनाई जाती है वायुड़ प्रक्रम में, उसका जो नाम होता है वह होता है बरखान। क्या होता है? बरखान। तो बरखान एक अर्धचंद्राकार स्थलाकृति है, अर्थात कह सकते हैं कि अगर वायु इस दिशा में चल रही है तो यहाँ पर जो ऐसे स्थलाकृति बनती है इसको कहते हैं बरखान। क्या कहते हैं? बरखान। जिसके दो शीर्ष होते हैं, और यह जो आकृति बनती है यह अनुप्रस्थ बनती है। कैसी बनती है? अनुप्रस्थ बनती है। तो ये बरखान का कह सकते हैं एक शेप होता है जो अर्धचंद्राकार रूप में देखने को मिलता है। अगला लिखा गया है, रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से घिरी बेसिन को क्या कहा जाता है? तो रेगिस्तानी भागों में जो लो लैंड एरिया होता है, अर्थात इसके चारों तरफ पर्वत होता है तो बीच में लो लैंड एरिया होता है, उसको कहते हैं बाल्सन। क्या कहते हैं? बाल्सन। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। बजादा एक डिपोजिशनल लैंड फार्म है, और प्लाया एक झील है। हम्बादा भी इसी प्रकार से एक कह सकते हैं वायुड़ प्रक्रम में निर्मित होने वाली स्थलाकृति है। अगला यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है, महासागरीय तट या शीर्ष स्थल से किसी द्वीप को मिलाने वाली रोधिका को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे कह रहा महासागरीय तट है, महासागरीय तट को मिलाने वाला कोई द्वीप। यहाँ पर जो शीर्ष लिखा है तो शीर्ष आप छोड़िए, केवल महासागरीय तट सोचिए। यहाँ पर मान लेते हैं भारत है, भारत का यह तट है। अब यहाँ से मान लेते हैं मिलाने वाला कोई द्वीप, ऐसे इसको मिलाने वाली जो स्थलाकृति है, अर्थात ये जो स्थलाकृति है इसी का नाम बताना है कि इसको क्या कहते हैं। मिलाने वाली रोधिका को किस नाम से जानते हैं? तो इसको कहते हैं तुम बोलो। क्या कहते हैं? तुम बोलो। और अगर यही दो स्थलाकृति हो जाती है तो इसको कहते हैं डम्बेल। क्या कहते हैं? डम्बेल। तो डम्बेल हो गया, तुम बोलो हो गया, या तट रोधिका हो गई, लूप रोधिका हो गई, संयोजक रोधिका, ये सब
कहीं न कहीं सागरीय लहरों के द्वारा एक निक्षेप जनित स्थलाकृतियां हैं, सभी निक्षेप जनित स्थलाकृतियां हैं। लेकिन तुम बोलो, आपका ए जो प्रश्न लिखा गया उसके अनुसार जो आंसर है वो है तुम बोलो। क्या है? तुम बोलो। अगला लिखा है गोखुर झील को अन्य किस नामों से जानते हैं? तो जितने ये नाम लिखे गए हैं सभी नाम गोखुर झील के ही हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला लिखा गया प्रश्न, रिया निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो रिया जो कह सकते हैं एक तट होता है, जिस प्रकार से कह सकते हैं हिमानी प्रक्रम में या हिमानी क्षेत्रों में जो पर्वतपदीय क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं फ्योर्ड तट। उसी प्रकार कह सकते हैं कि सागरीय लहरों से प्रभावित जो अपर्दन जनित तट होता है उस तट को हम कहते हैं रिया तट। लेकिन यह तब बनता है कि जब वह अपर्दित स्थलाकृति क्या हो जाए? निमग्न हो जाए। क्या हो जाए? निमग्न हो जाए। जैसे भारत का पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट में क्या हुआ है? स्थलाकृतियां निमग्न हुई हैं, इसलिए वहां पर हमको देखने को मिलता है रिया तट। रिया तट भी एक कटा फटा तट होता है, जैसे फियोर्ड तट होता है वैसे ये भी कटा फटा तट होता है। बस डिफरेंस है फियोर्ड में कि उसकी संरचना बनी है हिमानी प्रक्रम से, हिमानी अपर्दन से, जबकि रिया तट की जो संरचना बनी है यह जलीय, या हम कह सकते हैं जलीय तो नहीं कहेंगे, कहेंगे समुद्री लहरों के द्वारा अपर्दन के परिणाम स्वरूप यह स्थलाकृति बनती है। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला लिखा गया प्रश्न यहां पर, नदी अपर्दन चक्र के दौरान विकसित भू आकृतियों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम हमको बताना है कि जब नदी अपने उद्गम प्लेस से और मुहाने के तक जाती है तो कौन कौन सी स्थलाकृतियां इसको क्रम से देखने को मिलती हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी क्षिप्रिकाएं हैं, जलप्रपात, ये दो स्थलाकृति तो मिलती ही मिलती है। तो चाहे क्षिप्रिका को पहले कर दें चाहे जलप्रपात को, इसमें कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन आगे प्रभाव पड़ता है कि जो जलोढ़ पंख होता है यह गिरिपद प्रदेश में पाया जाता है। अर्थात जब नदी पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने को होती है तो गिरिपद क्षेत्र में जो जलोढ़ पंख जलोढ़ शंकु का निर्माण करती है, जिसको हम लोग भाबर और तराई का क्षेत्र कहते हैं, उसके पश्चात ही समप्राय मैदान बनता है। समप्राय मैदान लास्ट स्टेज में बनता है, अर्थात वृद्धावस्था में बनता है, जब डेल्टाई क्षेत्र का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्षिप्रिका, जलप्रपात और जलोढ़ तथा समप्राय मैदान एक सही क्रम है। अगर आप अन्य पे जाएंगे तो जलप्रपात के बाद क्षिप्रिका आ सकती है, इसमें कोई मतलब दुविधा नहीं है। क्षिप्रिका जलप्रपात का ही एक छोटा रूप होता है, लेकिन यहाँ पर समप्राय मैदान के पश्चात जलोढ़ पंख नहीं आ सकता, क्योंकि जलोढ़ पंख पहले आएगा और समप्राय मैदान लास्ट में आएगा। इस आधार पर ये गलत हो जाता है। तो अन्य भी प्रश्न इसी आधार पर गलत हैं। देख रहे हैं समप्राय मैदान पहले दे दिया, जबकि पहले समप्राय मैदान तो बनेगा नहीं, समप्राय मैदान सबसे लास्ट में बनता है। तो इस आधार पर कह सकते हैं अन्य विकल्प हमारे गलत हैं, सिर्फ जो सही आंसर है वो है पहला। अगला लिखा गया प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो बताना है यहाँ पर कथन और कारण में कौन सा सही है। तो कथन लिखा गया, नदी घाटियां अपनी तरुण अवस्था में सामान्यतः संकीर्ण आकार की होती हैं। तो ये सही है। नदियां प्रारंभिक अवस्था में, युवा अवस्था में जब पर्वतीय क्षेत्र से इनका उद्गम होता है तो भी आकार की घाटी बनाती हैं, और उसी भी आकार की घाटी का कालांतर में एक गार्ज बनता है, कैनियन बनता है। तो कह सकते हैं पहला जो यहाँ पर कथन लिखा गया यह सही। कारण क्या लिख रहा है? जलगर्तिका बेधन नदी घाटियों के नीचे की ओर कटाव के लिए उत्तरदायी होता है। तो जलगर्तिका का तात्पर्य होता है जिसको हम कहते हैं प्लंज पूल, तो अवनमन कुंड इसी को कहते हैं, जलगर्तिका कहते हैं। तो यह नदी घाटी मतलब जब जलप्रपात बनता है तो जलप्रपात के परिणाम स्वरूप यहाँ पर जो एक कुंड बनता है इसी को कहते हैं प्लंज होल या प्लंज पूल कहते हैं, जलकुंड कहते हैं, जलगर्तिका कहते हैं। तो यह भी नदी घाटी के नीचे की ओर कटाव के परिणाम स्वरूप बनता है। तो ये तो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यह कहीं से भी इसकी पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि यह जो जलप्रपात से संबंध रखने वाला पार्ट है और यह नदी की युवावस्था के परिणाम स्वरूप है। दोनों तो युवावस्था में ही बनते हैं, लेकिन जो कारण है यह कथन की पुष्टि नहीं करता है, अर्थात इसका कारण कुछ और है और इसका कारण कुछ और है। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है कथन की पुष्टि नहीं करता है। अगला प्रश्न लिखा गया है, नदी का जो बेसिन होता है, तो आप यहाँ पर विकल्प में देखिए, इस प्रकार से कोई टॉपिक होता नहीं, लेकिन फिर भी विकल्प के आधार पर ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना उचित होता है। लिख रहा है नदी का जो बेसिन होता है या लघु प्रदेश का होता है, तो ये गलत है, क्योंकि नदी बेसिन लघु प्रदेश की होती है ऐसा तो आप कह ही नहीं सकते हैं। इसका क्षेत्र विस्तृत होता है तुलनात्मक तौर पर। क्या नदी बेसिन केवल पहाड़ी क्षेत्र में होती है? ऐसा भी नहीं है। नदी जो बेसिन होता है या पहाड़ी और मैदानी हर क्षेत्र में होता है, तो ऐसा तो ये भी नहीं है। क्या पिछड़ा प्रदेश होता है जहाँ पर नदी बेसिन होता है? ऐसा भी नहीं है। तो नदी बेसिन का जो संबंध है कहीं न कहीं बृहद
प्रदेश से होता है और इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला लिखा गया है प्रश्न यहाँ पर, वायु की दिशा के दाहिने कोण पर बनी लंबी कटकों के रूप में निर्मित बालू टिब्बों को क्या कहते हैं? तो अनुप्रस्थ टिब्बा कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ टिब्बा। अर्थात वायु ऐसे चल रही है, इसके अब इस तरफ से ऐसे अगर कोई स्थलाकृति बन रही है तो चाहे इसके दाएं बने या बाएं बने, अगर मान लेते ऐसे वायु चल रही है तो वायु के परिणाम स्वरूप रेत यहाँ से उठा के इधर जाती है, तो इसका दो फ्लो हो जाएगा, एक हो जाएगा लेफ्ट और एक हो जाएगा राइट। तो चाहे लेफ्ट हो या राइट कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ रहा है, लेकिन कह रहा है कि राइट की तरफ जो बनी है, यहाँ पर जो निर्मित बालू के टिब्बे हैं इसको क्या कहते हैं? तो यह जो स्थलाकृति पूरी बनी है इस स्थलाकृति को कहते हैं अनुप्रस्थ स्थलाकृति। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ स्थलाकृति। तो यहां पर आंसर तो हमारा हो जाएगा अनुप्रस्थ। क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ स्थलाकृति बनेगी, अनुप्रस्थ टिब्बा बनेगा। अगला लिखा गया है, फर्न निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह भी हिमानी प्रक्रम से निर्मित होने वाली एक स्थलाकृति है। फर्स्ट डिफरेंस है कि यह हिमानी जमाव तथा पुनर्क्रिस्टलीकरण, अर्थात एक बार हिम का जमाव होता है छोटे छोटे कणों का और उसके पश्चात इसके ऊपर टेम्परेचर प्रेशर लगता है तो इसके क्रिस्टल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? क्रिस्टल बन जाते हैं। अर्थात यह कह सकते हैं हिमानी प्रक्रिया के ही परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाली एक स्थलाकृति है। तो इस आधार पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। अगला लिखा गया है, नु नाटक का संबंध है अपर्दन चक्र की किस अवस्था से? तो कह सकते हैं हिमानी प्रक्रम भी, जैसे नदी प्रक्रम में आप देखते हैं कि वहां पर 3 अवस्थाएं होती हैं, युवा होती है, प्रौढ़ा होती है, वृद्धा होती है। उसी प्रकार हिमानी प्रक्रम में भी युवावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है, वृद्धावस्था होती है। तो जब हिमानी प्रक्रम में केवल अपर्दन की प्रक्रिया होती है तो उसको कहते हैं युवावस्था, और जब अपर्दन के साथ साथ वहां पर निक्षेपण की क्रिया होती है तो उसको प्रौढ़ा कहते हैं, और जब केवल निक्षेपण की होती है तो उसको हम वृद्धा कहते हैं। तो जहां पर सर्क बनता है, इरिटे बनते हैं, वो सब आपकी युवावस्था के परिणाम होते हैं। लेकिन जब नुनाटक बनता है तो वहां पर कहीं न कहीं प्रौढ़ा अवस्था का परिणाम हो जाता है, क्योंकि नुनाटक का जो फॉर्मेशन है यह अपर्दन और निक्षेप जनित दोनों का परिणाम है। और इसी प्रकार लास्ट स्टेज पे जब जाते हैं हिमानी प्रक्रम पे तो वहां पर केवल निक्षेपण की प्रक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको ड्रमलिन है, यस्कर है, केम कैटिल, ये सब स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं। तो कह सकते हैं नुनाटक का जो संबंध है हिमानी प्रक्रम के प्रौढ़ावस्था से है, अर्थात आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला लिखा गया प्रश्न, यहां पर हमको मिलान करना है कि जो एक तरफ अपर्दन चक्र है और एक तरफ दिया है इनकी अवस्थाएं, कि कितनी अवस्थाएं होती हैं किस अपर्दन चक्र में। तो यहाँ पर चूंकि कई आप देख रहे हैं, यहाँ पर मिलान करने के लिए 3 कई जगह दिया है, तो इसमें थोड़ा दुविधा हो सकती है। लेकिन एक स्पष्ट रखिएगा कि जो मरुस्थली अपर्दन चक्र होता है इसमें 4 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 4 होती हैं। तो इस आधार पर केवल इसी को मिलान कर लीजिए, शेष आपका ऑटोमेटिक किसी ना किसी से मिलान कर जाएगा। तो सी का हमको मिलाना है बी, तो सी का 2 होना चाहिए, तो सी का 2 आपको यहां पर मिल रहा है और इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब शेष आप कहीं भी आप अरेंज करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब में 3 दिया ही है। तो इस आधार पर चाहे सरिता अपर्दन हो, चाहे हिमनद प्रदेश का अपर्दन हो, चाहे जलमग्न किनारों पर अपर्दन हो, सब में 3 प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन मरुस्थलीय अपर्दन चक्र में 4 अवस्थाएं होती हैं। बस इतना ही आपको स्मरण रखना है, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, डेल्टा, अर्थात डेल्टा के विषय में पूछ रहा है कि डेल्टा की जो आकृति होती है, अर्थात डेल्टा की आकृति के अनुसार 4 प्रकार होते हैं। तो गलत है, 4 नहीं बल्कि 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। और इसी प्रकार रचना की प्रकृति के अनुसार डेल्टा कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। तो सही है, ये सही है, लेकिन यह गलत है और आंसर हमारा हो जाएगा कि दूसरा सही है और पहला कथन गलत है। तो कभी कभी प्रश्न पूछने का तरीका भी बड़ा गजब होता है। विकल्प देख रहे हैं कितना, मतलब विकल्प तो ठीक ही है लेकिन थोड़ा घुमा के लिखा है कि दूसरा कथन सही है और पहला कथन गलत है। चलिए, तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहां पर लिखा है, किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को कहते हैं। तो इस प्रकार की जो स्थलाकृति है इसी को कहते हैं गार्ज, इसी को कहते हैं कैनियन, इसी को कहते हैं भी आकार की घाटी, इसी को कहते हैं आई आकार की घाटी। लेकिन ये सब विकल्प में हमको मिल नहीं रहा है, तो विकल्प में हम क्या चयन कर लेंगे? महाखड्ड। तो महाखड्ड को ही हम कहीं न कहीं गार्ज, कैनियन या भी आकार की घाटी के रूप में जानते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला लिखा गया है प्रश्न यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अर्थात यहां पर सत्य सभी हैं, एक कथन असत्य है और उसी का चयन करना है। पहला ही आपका कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि लिखा है परत अपर्दन में गहरी नालियां बनती हैं। तो गहरी नालियां परत अपर्दन में नहीं बनती हैं, बल्कि जब हम बात करते हैं रिल अपर्दन, गली अपर्दन में जा करके जब कई गलियां आपस में मिलती हैं तो जा करके कह सकते हैं गहरी नालियां बनती हैं। तो परत अपर्दन में केवल इरोजन होता है, सीट इरोजन होता है, मतलब परत दर परत यहाँ पर
जो अवसाद हैं ये हटते जाते हैं। लेकिन जब कठोर संरचना आती है तो उस पर रिल अपर्दन होता है, गली अपर्दन होता है, अवनालिका अपर्दन होता है, जहाँ पर गहरी नालियाँ पाई जाती हैं। तो इस आधार पर परत अपर्दन के परिणाम स्वरूप गहरी नालियाँ नहीं पाई जाती हैं। यही सेंटेंस गलत है। शेष सभी हमारे जो विकल्प हैं ये सही है। जैसे लिखा चीका मिट्टी में कण बहुत महीन होते हैं, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखा है काली मिट्टी को रूसी भाषा में चेरनोजम कहते हैं, ये भी सही है। यहाँ पर लिखा है चौथा कि ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली मिट्टी को ज्वालामुखी मिट्टी कहते हैं, ये भी सही है। तो पहला वाला ही सेंटेंस हमारा सही नहीं है, शेष सभी सही है, अर्थात आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला प्रश्न लिखा है जब पर्वतीय भाग में या जब पर्वतीय भाग से कई घाटी हिमनद नीचे उतरकर पर्वत के आधार या तली पर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उस विस्तृत हिमनद को क्या कहते हैं? एक ही शब्द याद रखना, पीडमांट। क्या? पीडमांट। जहां पर भी पर्वतपदीय क्षेत्र की बात आती है वहां पर हम लोग पीडमांट, पेडिमेंट ये सब शब्द का प्रयोग करते हैं ज्यादातर। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा पीडमांट ग्लेशियर होगा। क्या होगा? पीडमांट ग्लेशियर होगा, अर्थात इसी को कहते हैं गिरिपद हिमनद। क्या कहते हैं? गिरिपद हिमनद, क्योंकि पर्वतपदीय क्षेत्र की ये बात कर रहा है। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है कि निम्न में से कौन हिमानी जलोढ़ निक्षेप अर्थात ग्लेशियल फ्लूवियल डिपोजिशन का परिणाम है? अर्थात जहां पर हिमानी प्रक्रम के साथ साथ अब जलीय प्रक्रम भी उत्तरदायी हो जाता है, तो इसके परिणाम स्वरूप जो संरचनाएं हमको मिलती हैं, जहां तक ड्रमलिन है, ड्रमलिन हमारा एक प्रकार से या हिमानी प्रक्रम के निक्षेप जनित स्थलाकृति आती है। लेकिन उसके पश्चात जब आप आगे बढ़ते हैं, जिसमें आप केम, कैटिल, एस्कर की बात करते हैं या आउटवास प्लेन की बात करते हैं, जिसको हिमानी धौत मैदान कहते हैं, ये स्थलाकृतियां कहीं ना कहीं ग्लेशियल फ्लूवियल डिपोजिशन का परिणाम होती हैं। तो यहाँ पर जो हमारे आंसर हो जाएंगे ये हो जाएंगे ए ड्रमलिन, ड्रमलिन नहीं, हिमानी धौत मैदान, क्योंकि जो ड्रमलिन है ये पूर्णतः कह सकते हैं ग्लेशियल प्रोसेस का डिपोजिशनल परिणाम है। मोरेन भी कहीं न कहीं ड्रमलिन का ही एक मतलब मोरेन का ही एक रूप ड्रमलिन होता है, जो हिमानी प्रक्रम का निक्षेप जनित स्थलाकृति है। फ्योर्ड पूरी तरीके से अपरदन जनित स्थलाकृति है, लेकिन जो हिमानी धौत मैदान है यहाँ पर ग्लेशियल के साथ साथ फ्लूवियल प्रोसेस भी कार्य करने लगता है, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है घाटी के निम्नलिखित में से किस भाग में नदी के गुम्फित जलमार्ग से होकर प्रवाहित होने की संभावना होती है? तो जब नदियां लास्ट में अपने मुहाने के पास पहुंच जाती हैं, जहां पर इनकी गति काफी कम हो जाती है, तो यहां पर एक कई वितरिकाओं में बंट जाती हैं, उसी को हम कहते हैं गुम्फित जलधारा। क्या कहते हैं? गुम्फित जलधारा। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। और इसी के साथ आज की जो प्रैक्टिस श्रृंखला है, आज का जो एपिसोड है, इसे हम समाप्त करते हैं। कल हम लोग पुनः एक नए एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।